हाँ, पीयूष कुमार बबलू। हाँ देखिए, अभी मैं स्क्रीन आप लोगों से स्क्रीन पर ही जुड़ पाऊंगा, तो बेहतर होगा कि मुझे नाम बता दें आप लोग। शीतांशु शर्मा सर। शतांशु जी, कहाँ गए हैं आप? सर राजस्थान कोटा। चलिए, वेरी गुड। और कौन है? सर पीयूष कुमार। विजयलक्ष्मी। पीयूष जी कहाँ से हैं? दिनेश कुमार। दिनेश जी, वेरी गुड। चलिए, आज चूंकि आप लोगों के साथ हमारा पहला भेंट हो रहा है हमारे साथ, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। ठीक है, आज की चर्चा में मैं अव्यय के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग पिछली चर्चाओं में अव्यय के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। एक ग्लिम्स आपको दे देता हूं मैं, अव्यय क्या चीज है। अव्यय, जैसे इसका अगर आप संधि विच्छेद करें तो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब है कि कोई भी शब्द को जब हम तोड़ते हैं, तो अगर हम हैमर लगा के या फिर उसको कैंची लगा के कट करते हैं किसी भी शब्द को, तो उससे जो शब्द खंडित होता है, पहली बात कि उसका कोई अर्थ न रहे हमारे अव्यय के शाब्दिक अर्थ के अनुसार। यहां कहते हैं कि लिंग और वचन के अनुसार किसी भी शब्द में परिवर्तन हो सकता है। संभव है, हाँ या ना, बीच बीच में आप लोग बोलते रहिएगा। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अरे स्क्रीन शेयर तो मैंने किया है। नहीं सर, दिख रहा है सर। नहीं, आप देखिए, एडजस्ट करिए। दो जगह से स्क्रीन दिख रहा है, एक तो मैंने स्क्रीन शेयर किया है और दूसरा वीडियो से भी दिख रहा है। तो आपको जिसमें अच्छा लगे उसको आप ये कर लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। दो जगह से दिख रहा है, जो भी आपको पसंद आए उसको आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। देखिए, तो मैं बता रहा था, लिंग वचन और कारक के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैं कहूं लड़का, लड़का कहूं, लड़का आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आ रहा है, अब इसकी जगह हम कर दें लड़की, लड़की अगर हम प्रयोग करें तो ये आना क्रिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इसकी जो सहायक क्रिया है, आ रही है, ये है में भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये रहना वाला जो शब्द है, इसमें परिवर्तन हुआ। इसका मतलब है कि ये रहना वाला मूलतः ये दोनों क्रिया है। मतलब यह है कि अगर यह स्त्रीलिंग हो गया तो स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया शब्द में परिवर्तन हो गया, यह पुल्लिंग के अनुसार यह जो है यह हो गई क्रिया। इसी तरह से अगर मैं कहूं लड़का गोरा है, लड़का गोरा है, अब ये लड़का मैं हटा दूं, लड़का के जगह अगर मैं लड़की लिखूं तो क्या होगा? गोरा शब्द बदल करके गोरी हो जाएगा। इसका मतलब है यह विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब है ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाए वह अव्यय नहीं हो सकता। उसको कहते हैं, जिसे परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं विकारी शब्द। विकारी मतलब यह अव्यय नहीं होता है, ठीक है। और जिसमें परिवर्तन न हो, अगर मैं इसी की जगह आपको एक दूसरा वाक्य लेता हूं, हाँ, लड़का तेज है, लड़का तेज है, अक्सर बोल देते हैं ना हम लोग किसी बच्चे का उदाहरण देते हुए। इसकी जगह में लड़की तेज है, लड़की तेज है। यह मूलतः क्या है? लड़का या लड़की की विशेषता बताने वाला शब्द है, अर्थात यह विशेषण है, विशेषण शब्द है। लेकिन चूंकि यह जो तेज है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, किसी में भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, तो यह शब्द जो है इसको कहते हैं हम अविकारी। अविकारी, कुछ विद्वान इसे प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण, और कुछ विद्वान इसे अव्यय कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, भ्रम में ना पड़े। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं, फिर हम आगे बढ़े। बताएं, क्लियर है? यस और नो? यस सर। जी सर। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, अब आगे मैं बताता हूं। अब यह हो गया प्रविशेषण। प्रविशेषण की अगर हम बात करें तो
प्र विशेषण। प्र जो शब्द होता है वह संस्कृत में क्या होता है? प्र का मतलब है आगे ले जाना, आगे ले जाना। संस्कृत में इसका ये होता है जैसे उसको और आगे बढ़ाना। तो अब अगर मैं इसको दूसरी तरह से परिभाषित करूं, अंग्रेजी में इसको प्रो बोलते हैं और विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रो एंड एडजेक्टिव ये दो शब्द मिल करके प्रविशेषण कहलाता है। इसको लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ये कामता प्रसाद गुरु जी हैं जिन्होंने हिंदी व्याकरण को ठीक से लिखा या ठीक से परिभाषित किया, तो ये प्रविशेषण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रविशेषण है इसकी मूलतः विशेषता है या विशेषण का भी। विशेषण क्या होता है? विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष क्रिया की। दैट विशेषण विशेषता बताता है विशेष से की। विशेष मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम यह विशेषण हो गया। अगर क्रिया की कोई विशेषता बताने लगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत गलती लोग करते हैं। विशेष अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की अगर कोई शब्द विशेषता बताए तो वह विशेषण है, अगर क्रिया की कोई विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण है। अब इसके आगे अगर कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताए, अगर कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो वह होता है अव्यय। उदाहरण के लिए जैसे एक वाक्य आपको मैंने इसके पहले लिखा, लड़का तेज है। लड़का तेज है। इस वाक्य में यह तेज शब्द क्या है? यह विशेषण है, अभी विशेषण है। अव्यय अव्यय भी है लेकिन विशेषण भी है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। अब अगर वैसे देखा जाए तो यह जो लड़का है यह संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है, संज्ञा यानी कि विशेष से हो गया, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह विशेषण हो गया। अब मान लीजिए मैं दूसरा वाक्य लिखता हूं, लड़का बहुत तेज है। लड़का बहुत तेज है। इस वाक्य में यह तेज तो विशेषण हो गया। अब यह जो शब्द है यह विशेषण की विशेषता बता रहा है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण या फिर अव्यय, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, हाँ या ना? जी सर। ठीक है। यह मूलतः अव्यय पे हम बात कर रहे थे, अव्यय। अब इसके हमने 6 भेद बताए थे। 6 में से 4 भेदों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज मैं 5वें पर चर्चा करने जा रहा हूं। लड़का जो तेज उससे विशेषण हुआ ना। अब ये हाँ, फिर से आता हूं। एकदम सही प्रश्न है आपका। देखिए, लड़का तेज है, इसमें विशेषण हो गया। लेकिन अगर लड़का बहुत तेज है, यहां अगर मैं बहुत शब्द की बात करूं तो बहुत को आप क्या कहेंगे? बहुत तो इसका अलग स्वरूप है ना। जी सर, बहुत कुछ जैसे लड़का तेज है, उसमें तेज से विशेषण हो गया। तेज विशेषण हो गया तो लड़का क्या हो, बहुत क्या हो गया? बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? ये जो बहुत शब्द है ये तेज की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसे प्रविशेषण या अव्यय नाम दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अरे बोलिए, जिसने डाउट व्यक्त किया, बीना जी ने शायद डाउट व्यक्त किया है। जी सर। हाँ, मैं आप लोगों का नाम नहीं देख पा रहा हूं तो मैं आपको नाम से नहीं पुकार पाऊंगा, मैडम या भैया दीदी ही कह पाऊंगा। तो रिस्पॉन्ड करिएगा अगर कोई प्रश्न करते हैं आप लोग तो। ठीक है, चलिए। इसके मैंने 6 भेद बताए थे। 6 भेद में से 2 मैं बता चुका हूं, 4 बता चुका हूं। 2 बात और बाकी रह गई। 3 हो चुका है सर। समुच्चय बोधक का व्याधिकरण बाकी है। कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। ठीक है। हाँ, समुच्चय बोधक एक होता है। समुच्चय कैसे लिखते हैं?
स मु आधा च पूरा च य, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अगर वैसे हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें, समुच्चय का मतलब होता है समान रूप के। ठीक है, समुच्चय बोधक की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है समानाधिकरण। अधिकरण जैसे होता है ना, अधिकरण कारक आपको याद है क्या है? अधिकरण कारक याद है? नहीं है? किसी को याद हो तो बताएं। में पर मतलब स्थान का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, इसके समुच्चय बोधक के इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो होता है वह क्या करता है, इससे समानाधिकरण की अगर हम बात करें, इससे एक ही प्रकार का वाक्य, एक ही प्रकार का वाक्य या शब्द जुड़ता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे हम बात करें। अब यह जो समानाधिकरण है, सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि इसके भी चार भाग होते हैं। चार प्रकार में पहला आता है संयोजक, दूसरा होता है विभाजक, लिख लीजिए, संयोजक, विभाजक। उसके बाद आता है विरोध दर्शक। संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, और फिर जो चौथा है उसे कहते हैं परिणाम। क्या कहते हैं इसे? परिमाण। परिमाण यहां निमित्त कह सकते हैं। ये चार तरह के होते हैं, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। सर परिणाम है ना? परिणाम है, परिमाण है, परिणाम। सॉरी, हाँ परिणाम होगा, हाँ उल्टा कर दिया मैं, सही याद दिलाया आपने। परिणाम। कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव तुम्हारा, यह पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, तो उसमें इस तरह का होता है। अब यहाँ नोट कर लिया आप लोगों ने? वैसे नोट नहीं भी करते हैं तो मैं हैंड रिटेन नोट्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर लगता है नोट नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। कौन सा उचित रहेगा? अब देखिए, संयोजक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले संयोजक की बात करते हैं। उसके पहले हम यह जान लें कि मैंने कहा था शब्द जोड़ता है। शब्द का मतलब होता है, जैसे अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, कितने प्रकार का होता है सर? 8 प्रकार के। ये 8 तरह का होता है। उसी तरह से हिंदी में भी शब्द कितने होते हैं? 8 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये जो होते हैं संबंध बोधक, ये जो हैं ये संज्ञा से लेकर के आगे तक ये कुल 8 होते हैं। तो एक ही प्रकार के शब्द से जोड़ने की बात अगर करूं तो यह संज्ञा से संज्ञा को जोड़ेगा, संज्ञा से संज्ञा, या फिर क्रिया से क्रिया। ऐसा नहीं है कि संज्ञा के साथ क्रिया को जोड़े, अगर संज्ञा के साथ क्रिया को जोड़ता है तो यह गलत होगा। एक ही प्रकार का शब्द विशेषण के साथ विशेषण, क्रिया के साथ क्रिया, अव्यय के साथ अव्यय, तभी यह समानाधिकरण कहलाता है, संयोजक कभी नहीं। यह समानाधिकरण की जो मैं बात कर रहा हूं, एक ही प्रकार के शब्द या एक ही प्रकार के वाक्य। जैसे मान लीजिए मैं कहूं राम और श्याम आ रहे हैं, राम और श्याम आ रहे हैं, इस वाक्य में संयोजक क्या होगा? और इस वाक्य में संयोजक क्या होगा? सर और होगा। ठीक है,
ये जो और शब्द है यहाँ संयोजक होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहां दूसरा शब्द लिखिए, मैं बाजार से मैं बाजार से मिठाई तथा खटाई लिख लेते हैं, खटाई लाया। इसमें कौन सा शब्द होगा? तथा और तथा तथा। तथा हाँ, उसके बाद राजा एवं रानी एवं आ गए। हालांकि एवं यहां नहीं लगता, राजा तथा ही होता है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने एवं का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब है एवं। ये क्या कर रहे हैं? ये जो तीनों शब्द हैं, ठीक है, और, तथा और एवं, ये क्या कर रहे हैं? दो प्रकार के शब्द, राम और श्याम, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, राजा और रानी को जोड़ रहे हैं, या फिर मिठाई और खटाई को जोड़ रहे हैं। दोनों देखिए संज्ञा शब्द हैं, दोनों संज्ञा शब्द है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के, एक ही प्रकार के दो शब्दों को जो जोड़े, और इसमें और, एवं और तथा, ये तीन चीजें आती हैं, ये संयोजक में आता है। संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय इसे कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, संयोजक के बाद मैंने क्या बताया दूसरा? अगर कोई जोड़ता है तो अलग भी करता है। अलग करना मतलब हो गया विभाजक। विभाजक, भाजक, भाजक का मतलब किसी भी शब्द में अगर क लगा है तो उसका मतलब होता है करने वाला, करने वाला। और विभाज मतलब भाग करने वाला, अलग करने वाला। अब जैसे मान लीजिए अलगाव का भाग कैसे होगा? सीता या गीता, कोई एक आए, कोई एक आओ। अब यहां आप देखिए, ये या शब्द से सीता और गीता को अलग किया जा रहा है, मतलब दोनों में से किसी एक को बुलाने की बात कही जा रही है। इसका मतलब या जो है यह विभाजक होगा। स्पष्ट है? आगे बढ़े हम लोग। इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहां या की बात कही, कुछ और शब्द हैं अथवा। या के बाद फिर अगला शब्द लेते हैं अथवा। और क्या हो सकता है? चाहे। अब आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, चाहे राम बन के चाहे श्याम बन के चले आना। चाहे राम बन के चाहे श्याम बन के। पहला हमने बताया या, दूसरा अथवा। ये चाहे चाहे दो बार शब्द है, चाहे राम बन के चाहे श्याम बन के चले आना। क्लियर है? इसी के बाद अथवा, अथवा हमने दे दिया। इसके बाद नहीं, नहीं या न ही। इसका अगर वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, हाँ, न श्याम, न श्याम, न ही घन श्याम। मेरे राम आ गए। आ गए। अब यहाँ ये जो हमने दो बार न न का प्रयोग किया, न राम न श्याम, ठीक है, या फिर न माता न पिता, मुझे तो किसी और ने जीता, इस तरह के जो शब्द प्रयोग होते हैं ये विभाजक में आते हैं।
इसके अलावा एक और शब्द देखते हैं, जैसे क्या धनी क्या गरीब। क्या धनी क्या गरीब, ये जो दो बार क्या क्या, हाँ फिल्मी गाने में भी है, क्या क्या जुल्म हमने सहे आपकी खातिर, ये जो शब्द हैं ये विभाजक में आते हैं। आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है या रुक गई है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि बीच बीच में कोई कोई बोलता रहेगा तो मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, बिकॉज मैं पीछे वाले स्क्रीन से देख रहा हूं। इसके बाद अगला जो शब्द आता है, यहां तक क्लियर है आप लोगों का? संयोजक विभाजक, यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? किसी को ठीक है, वेरी गुड। अब अगला आता है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक, दर्शक मतलब जो दिखाए। विरोध, विरोध कैसे दिखाते हैं हम लोग? सबसे पहला शब्द जैसे पर लगा के करते हैं। पर, ये पंख वाला पर नहीं है। जैसे पापा आए, पर कार नहीं लाए। एक आशा थी कि पापा आएंगे तो मेरे लिए पोपो गाड़ी, पहले लोग बोलते थे पोपो गाड़ी, पो पो करके कार चलती थी, तो पापा आए पर कार नहीं लाए। इसका मतलब एक तरह से पापा के आने का कोई लाभ नहीं हुआ। ये शब्द विरोध दर्शक में जाएगा। सर, हाँ बोलिए। सर जो आपने आए और लाए लिखा है उसमें ऐनक वाला ए नहीं आ सकता? हाँ, यस, वेरी गुड। आ ए, यह प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग है, जरा देख लेते हैं फिर। आप आगे है, पहले ही बताया हूं। देखिए क्या होता है, यह जो लाए और आए क्या है? क्रिया है ना? जी सर। ठीक है, ये जो आए और लाए ये क्या है? बहुवचन रूप है। बहुवचन रूप है ना? नहीं समझ में आया? अरे बताइए, बहुवचन और एक वचन नहीं पता? पता सर, बहुवचन है। तो ये बहुवचन रूप है ना? ये बहुवचन रूप है। बहुवचन रूप में जैसे, ठीक है, पापा आए, ऐसे दूसरे ढंग से समझाता हूं। पापा आए कार नहीं लाए। अगर मैं लिखूं भाई आया, भाई आए होगा या आया होगा? कौन आया। है देखो तो? आया। तो हाँ? छोड़ो, आया होगा। ठीक है, भाई आया। ये जो आया जो शब्द है, ये क्या हम आया को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं सर नहीं। क्यों? क्यों गलत हो जाएगा? इसका मतलब है कि क्रिया का जो रूप है, क्रिया, ध्यान रखिएगा, क्रिया का जो रूप है, क्रिया का जो रूप है, अगर उसके एक वचन में या का प्रयोग होता है तो उसके बहुवचन रूप में ये का प्रयोग होगा, न कि ए का। आप स्वयं हिसाब करिए कौन सा प्रयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलिए। एक तब ए का पक, इतना समझाया, सीता किसका बाप पता नहीं चला। अरे भाई बता रहा हूं, जैसे चलो फिर से बताता हूं। वचन सर, देखिए जैसे मैं लिखता हूं, दीदी आई, दीदी आई, भाई आ या, और पिताजी, पिताजी आए। आप मुझे बताइए कौन सा इसमें सही है? पिताजी आए कौन सा सही है?
दीदी आई फिक्स वाला दीदी आई भाई आया दोनों सही है। दीदी आई भाई भाई आया, आया दीदी तो आई में सही से है। ई होगा ना सर, आई भैया सिर्फ वाला। ये सही है, सिर्फ ये सही है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, आया, 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 आई और आ ये प्रयोग होता है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ध्यान रखिए, क्रिया के साथ या ये की प्रयोग होता है। बड़ी की मात्रा का प्रयोग संज्ञा शब्द के साथ होता है, संज्ञा या विशेषण। नई दिल्ली, नई दिल्ली में ये लिखा जाता है। आप कभी ऐसे लिखा हुआ देखे हैं क्या, नई दिल्ली देखे हैं? किसी ने देखा हो तो बताएं। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जब भी क्रिया रूप में लिखेंगे तो सर या ऐसे मतलब ये ई का प्रयोग करेंगे। हाँ बोलिए। सर, जो नई दिल्ली आपने ऐसे लिखा है ना, कल ही मतलब उसमें एक सीबीआई का मैसेज आया था तो उसमें ऐसे ही लिखा था। ये वाला लिखा था? जी सर। हाँ, तो ये सभी लोग गूगल वाले होंगे। आजकल क्या हो रहा है, अमूमन भारत में लोगों को हिंदी नहीं आती है। बड़े गर्व की बात है, बीइंग एन इंडियन वी डोंट नो हिंदी। अक्सर हिंदी वालों को, विशेषकर हिंदी वालों को ऐसे बोल रहे हैं, आई डोंट नो हिंदी। ये दांत इधर बनाएंगे, मुंह ऐसे बनाएंगे। तो ये उसका फल है। पता नहीं अभी हिंदी लोग चल रही है, हो सकता है 10-20 सालों के बाद हिंदी का प्रयोग बंद हो जाए, तब हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम इसी से काम चलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जी बढ़ते हैं हम सर। लोग। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्रिया के साथ या ये इसी का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते सर हैं हम लोग। अगर लिखना नहीं, रहेगा हाँ, नई, ये मेरी नई शर्ट है। मेरी नई शर्ट है। एक्चुअल में क्या है, ये जो नई है, नया से नई बना है, ये नया से नई बना है, जैसे यहाँ है। लेकिन चूंकि नई दिल्ली की परिपाटी के अनुसार कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ये वाला। ठीक है, लेकिन विशेषकर जो क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें आपको य का ही प्रयोग करना है। आजकल तो यूनिवर्सल हो गया है, व्याकरण पे विशेष ध्यान नहीं देते। तो अगर कहीं वाक्य शुद्धि में आता है तब ठीक है, नहीं तो लिखते समय शायद हो सकता है मैं भी यह गलती करता हूं, सभी लोग करते हैं। हम आगे बढ़े, हम लोग बात कर रहे थे विरोध दर्शक समुच्चय बोधक पे। विरोध दर्शक, विरोध दर्शक का मैंने आपको दो बताया। मैंने पहला बताया संयोजक, संयोजक, विभाजक, और विरोध दर्शक ये तीसरा है। इसका दो उदाहरण मैंने आपको दिया। मैंने पर बताया, दूसरा परंतु बताया। ठीक है, तुम आए परंतु तोहफा न लाए, तोहफा न लाए। सेम वही विरोध का भाव प्रकट होता है कि आपके आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ जो मैं आशा करके बैठा था। इसी तरह से लेकिन, लेकिन यह भी प्रयोग होता है। लेकिन के बाद किंतु प्रयोग होता है और वरन होता है। वरन, कुछ लोग इसको आगे चल के वरना बना देते हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये अगर वाक्य में आए तो आप इनको मान सकते हैं कि ये विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। सर मगर भी तो आता है ना सर, मगर और बल्कि। मगर और बल्कि किस में आएगा? विरोध दर्शक में सर। विरोध दर्शक में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम आए मगर घोड़ा नहीं लाए। ठीक है,
चलेगा उसमें। और भी शब्द है, ये खास खास जो 4-5 अधिकतर हम लोग प्रयोग करते हैं, यह उनका स्वरूप आपको मैंने बताया है। आगे बढ़े हम लोग। अगला है परिणाम वाला। परिणाम, इसको निमित्त भी कहा जाता है। पिछली बार किसी बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था कि किसी व्याकरण की पुस्तक में सिर्फ 4 प्रकार के अव्यय दिए हुए हैं, तो मैंने उससे कहा था कि जिस पुस्तक में आपने देखा उस पुस्तक का संदर्भ थोड़ा मुझे भी दिखा दीजिएगा, तो शायद अभी तक उनको समय नहीं मिला होगा। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं 4, ये अभी मैं किसमें चौथे पर बात कर रहा हूं। ज्यादातर व्याकरण की पुस्तक जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की पुस्तकें हैं उसमें आपको 4 ही मिलेगा, लेकिन अगर मानक व्याकरण की पुस्तक देखें तो बाकी 2 मैं अभी जो बताऊंगा ये भी अव्यय के प्रारूप हैं। मैं प्रमाणित करूंगा कैसे अव्यय हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपने भी पढ़ा है कहीं 4 तो एक बार मिलान कर लीजिएगा। और अगर परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि 4, 5, 6 और 2 अव्यय कितने प्रकार का होता है, 4, 5, 6 और 2, तो आप ये 6 वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, 4 के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वहां ऑप्शन में 4, 2, 5 और 8 आता है तब आप 4 के साथ जाएंगे, लेकिन मैंने अभी तक इस तरह का प्रश्न किसी परीक्षा में नहीं देखा है। ठीक है, चलिए अब हम परिमाण की बात करें तो परिमाण दर्शक में आता है सो, परिणाम है सो इसलिए, ये यहां ए होगा। ठीक है, परिणाम वाले में क्या आता है, सो और इसलिए, इसके साथ अतः का भी प्रयोग होता है। ये 3 शब्द आप नोट कर लीजिए, मूलतः इन 3 शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और यह आता है परिणाम अर्थात निमित्त दर्शक समुच्चय बोधक। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अरे कोई रिस्पांस नहीं, आवाज जी आ रही है? चलिए, आवाज आ रही है। अरे बीच बीच में बोल लिया करें, आदत खराब है, कोई नहीं बोलता है तो दिक्कत होती है। समानाधिकरण था, समान अधिकार। किसी का स्पीकर ऑन है? किसी का स्पीकर ऑन है? बंद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है समानाधिकरण हो गया। अब आते हैं व्यधिकरण। आज देखिए, आज की चर्चा में आज हम लोग बात कर रहे हैं, अव्यय की बात कर रहे हैं। अव्यय के बाद हम कुछ आपसे उपवाक्य की बात करेंगे सर, उपवाक्य। और इसके बाद अगर समय बचा तो हम उड, बहुत दिन से लंबित है, उड, कुड और शुड, ये इसके प्रयोग के बारे में बताएंगे। आज की चर्चा में ये तीनों चीजें शामिल रहेगी। प्रयास करूंगा कि तीनों आज कवर कर लूं, नहीं तो फिर जो बच जाएगा उसको अगली चर्चा में हम बात करेंगे, या हो सकता है कल हम बात करें। इसको हम कल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, देखते हैं क्या कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है, इससे मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ा जाता है। मुख्य उपवाक्य को वाक्य को आश्रित से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है बताएंगे कोई आप लोग? अब यहां थोड़ा सा उपवाक्य में हल्का सा एक ग्लिम्स दे दूं। ठीक है, जैसे मैं उठा ही था कि धरती डोल गई। मैं उठा ही था कि धरती डोल गई। यह जो वाक्य है इसमें 2 प्रकार के वाक्य का समावेश है। मैं उठा ही था, धरती डोल गई। आप देखेंगे कि इन दोनों वाक्यों में से एक ऐसा वाक्य है
जिसको दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है, वह अपने आप में स्वतंत्र है। बता पाएंगे कौन सा स्वतंत्र है अपने आप में? धरती डोल गई। ये वाला, मतलब धरती डोल गई, यह जो वाक्य है इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह स्वतंत्र है, तो इसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और यह जो है मैं उठा ही था, यह अपने आप में अधूरा है, बिना इसके इसका कार्य पूरा नहीं होता है, इसलिए आश्रित उपवाक्य कहा गया है इसे। आश्रित उपवाक्य कहा गया है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक मात्र योजक चिन्ह कौन सा है इसमें? दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? की। ये जो शब्द है ये की इन दोनों को जोड़ रहा है, इसका मतलब यह क्या हो गया? ये व्यधिकरण हो गया। कौन सा करण? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, किससे जोड़ता है? प्रधान से आश्रित को जोड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। अब इसके भी चार रूप हैं, इसके चार रूप हैं। क्या हुआ? सर लिख नहीं पाए। जरूरत नहीं लिखने का, मैंने कहा ना स्क्रिप्ट में दे दूंगा। अब इसमें देखिए, इसमें चार है। पहला है कारणवाचक, पहला है कारणवाचक। कारणवाचक कारण होता है, कारण कैसे दिखाएंगे? क्योंकि। पहला है क्योंकि, वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे आप लोग? मैं जीता इसलिए क्योंकि मैंने अभ्यास किया था। मैंने अभ्यास सर इसलिए और किया। क्योंकि दोनों हो। हाँ, ये जीतने का कारण है। ठीक है, यहां जो क्योंकि जो है, क्योंकि यह क्या होगा? कारणवाचक। क्योंकि और इसलिए एक साथ जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पहला हो गया क्योंकि। अब आपने रोक दिया, इसलिए को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, वह आई इसलिए बारिश हो गई, इसलिए बारिश हो गई। वह आई इसलिए बारिश हो गई। यह जो इसलिए है यह भी कारण बता रहा है। उसके बाद एक आता है की, क में सर, छोटी की मात्रा की और दोनों चूंकि। इसलिए हाँ में बोलिए। क्या अंतर है बाद सर? में ला देगा। एक ही है दोनों। अब मैंने गलत लिख दिया यहाँ, ये गलत लिख दिया। मैंने कहा ना कि मैं अकेला, आप अकेले गलत लिखते हैं, कोई जरूरी थोड़े, मैं भी लिख सकता हूँ गलती, और ये गलती मुझसे भी होती है। दोनों एक ही है। यौ में एक गलत मैंने लगा दिया था। सर बोलिए। सर वह आई इसलिए बारिश हो गई, इसमें प्रधान और आश्रित कौन सा है? कौन सा बताइए? वह आई, इसको किसी सहारे की जरूरत है क्या? नहीं। इसका मतलब यह प्रधान हो गया, इसलिए बारिश हो गई, यह अप्रधान हो गया। ओके ठीक सर। है, उसी तरह से की और चूंकि, ये दोनों शब्द भी आपके कारणवाचक में आते हैं। नोट कर लीजिए इसको, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। इसलिए परिणाम भी तो हो सकता है ना, परिणाम वाचक। परिणाम में, लेकिन यहां भी तो चलता है इसका। इसलिए जब भी उद्देश्य बताए, हाँ, वह नाची इसलिए छत टूट गई, ये व्यधिकरण है। व्यधिकरण में कारण, ये इसलिए का मतलब क्या होता है? कारण प्रदर्शित हो रहा है ना, कारण नहीं हो रहा है। क्यों प्रश्न कीजिए, कैसे या क्यों प्रश्न कीजिए, तो इसलिए टूटा। ठीक है, फूफा जी इसलिए नाराज हैं कि फूफा जी की सेवा अच्छे से नहीं हुई। स्पीकर किसी का ऑन है, मैं बैक उससे देख रहा हूँ। ठीक है,
क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तुम किसी ग्रुप में नहीं हो क्या? आ जाओ, क्लास चल रहा है, आ जाओ, आओ अंदर। अच्छा ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ समझ में आया ना कि नहीं आया? जी सर। जी सर। जी सर आ गया। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण के बाद उद्देश्य, कारणवाचक के बाद आता है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक, उद्देश्य का मतलब आप समझ सकते हैं अंग्रेजी में जिसको पर्पस कहते हैं। उद्देश्य का मतलब समझ में आया? इसको पर्पस कहा जाता है। और उद्देश्यवाचक में क्या कहेगा? जैसे यहाँ की आया है ना, तो ये की कई जगह प्रयोग होता है, की, ताकि और जिससे की। ये तीन जो है ये उद्देश्यवाचक में आते हैं, नोट कर लीजिए। वाक्य में प्रयोग बता देता हूं। नोट किया? हाँ या नहीं? जी सर। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको जिससे की का उदाहरण देता हूं। जिससे की, जैसे मान लीजिए मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूं जिससे कि पैसे इकट्ठा कर सकूं या पैसे बचा सकूं। मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूं जिससे कि पैसे इकट्ठा करूं। उद्देश्य मेरा क्या है? उद्देश्य है पैसे बचाना, तो उससे जुड़ा गया जिससे कि। मैं रोज सुबह दौड़ता हूं ताकि सेहत बनी रहे। मैं रोज सुबह दौड़ता हूं ताकि सेहत बनी रहे। क्यों मैं दौड़ता हूं? ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी तरह से की, ठीक है, की के साथ कैसे प्रयोग होगा? मैं इसलिए पढ़ता हूं कि परीक्षा में सफल हो सकूं। तो ये तीन रूपों में यह आया आपका उद्देश्यवाचक में। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद आता है उद्देश्यवाचक। ये हम अव्यय की बात कर रहे हैं। हाँ? अच्छा देखिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये उद्देश्यवाचक मैंने एक लिखा और कहीं कहीं आपको ऐसा लिखे मिलेगा। कौन सा गलत है दोनों में से? सर दोनों सही होते हैं। दोनों सर वैसे दोनों ही सही है, जहाँ तक दोनों ही पक्का? यूज। सर नीचे वाला, नीचे सर वाला नीचे वाला देखिए, पहले नीचे वाला यह जो ऊपर वाला प्रारूप है, होता है। नहीं, ये जो प्रारूप है, यह प्रारूप कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। मानकीकृत जो देवनागरी लिपि है उसमें ऐसे ही लिखने का प्रारूप बताया गया है। ये वाला जो है यह पुराने जमाने का जो टाइपराइटर है उसमें आता था। तो दोनों चलता है, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। कारणवाचक मैंने बता दिया आपको, उद्देश्यवाचक मैंने बता दिया। अब अगला आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक बहुत आसान है। संकेतवाचक, इधर बैठ जाओ, दिखेगा साफ। संकेतवाचक का मतलब है संकेत किया जाता है, बहुत आसान है। जो के साथ तो, जो, जो के साथ तो, या यद्यपि एक प्रयोग होता है, यद्यपि। जैसे जो के साथ तो का प्रयोग कैसे करते हैं बताइए? जो के साथ, हाँ, जो मैं राजा होता, जो मैं राजा होता तो हवा में उड़ता। कंडीशनल सेंटेंस आप लोग अंग्रेजी में पढ़े हैं?
कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जी सर। जी जी सर। सर। हाँ, तो ये उसी का एक अंश है, जो और तो। फिर मैंने बताया यद्यपि, यद्यपि के साथ हमेशा तथापि लगता है। यद्यपि मैं गंजा हूं तथापि सुंदर दिखता हूं। यद्यपि मैं गंजा हूं तथापि सुंदर दिखता हूं। यद्यपि और तथापि के बीच में आपका पूरा वाक्य समाहित हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है चाहे और पर। चाहे और पर। चाहे लाख तूफान आए पर देश नहीं डिगेगा। चाहे लाख बम फटे पर देश नहीं झुकेगा। ये जो पर लगाया गया है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस, अंग्रेजी के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके अनुवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक से बैठ जाओ, वज्रासन में क्यों बैठी हो, दिक्कत होती है? क्लियर है यहां तक? सर जैसे तैसे भी आता है कैसे? जैसे तैसे तो अलगाव का बोध नहीं देगा ना संकेत। मैं जैसे तैसे करके आया, जैसे तैसे वाला वह भाव नहीं देगा। जैसे जैसे करोगे वैसा भरोगे, वैसे वाला। जैसा करोगे जैसा और वैसा बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जो सो की जगह आएगा। चले हम आगे बढ़े फिर। इसके बाद जो अगला है संकेतवाचक के बाद, संकेतवाचक के बाद स्वरूपवाचक है। स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक। अब देखिए क हर्षिकार मतलब क में छोटी की मात्रा, इसका प्रयोग हर जगह लगभग हो जाता है। कि अर्थात और मानो। कि अर्थात और मानो, यह स्वरूप बताता है। उनका चेहरा ऐसा दिख रहा था मानो साक्षात सूर्य उदय हो गया हो, मानो से। अर्थात। सर ये तो 7वां हो हाँ। गया ना सर। हे प्रभु, कहाँ है मैडम? मैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने बताया, शायद आप 2-1 मिनट के लिए स्क्रीन से आउट हो गई होंगी। फिर से मैं रिवर्स ले आता हूं आपको। ये देखिए, मैं आपको यहां से लेके गया था व्यधिकरण। इसके मैंने 4 रूप बताया था आपको, और ये चौथा है। तो 7वां कैसे होगा? ऐसे तो गिनेंगे तो अव्यय के कई रूप हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। सर आप बताए ना कारणवाचक, उसके बाद उद्देश्यवाचक बताने के बाद आप बोले ना कि उद्देश्यवाचक ये अव्यय है। ठीक है, उसके बाद हम सोचे ना उद्देश्यवाचक वो मैं ऑलरेडी बता चुका था। ये देखिए ना, ये है, देखिए ये उद्देश्यवाचक मैंने पहले ये बताया कि इसकी वर्तनी कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग जिसको कहते हैं। उसके पहले कारणवाचक, उद्देश्यवाचक मैंने 2 यहाँ बताया था आपको। जी उसके सर। बाद तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ, इसको तो मैंने संकेत के लिए रखा था। फिर मैंने संकेतवाचक बताया, और संकेतवाचक के बाद इसका चौथा प्रारूप स्वरूपवाचक बताया। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला जी है, सर। ये आपको मैंने 4 तरह का अव्यय पूरा किया यहाँ। अब हम 5वें प्रकार के अव्यय में चलते हैं, जिसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या कहते हैं उसको? संबंध बोधक अव्यय। सर व्यतिकरण में आप बताएं 4 हाँ, प्रकार ही बोलो। होता है, तो 5वां 4 बताया था ना मैं। आप 5वां बता रहे बोली हैं। बोली। नहीं बाबा नहीं, चलो फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था अव्यय। अव्यय मैंने बताया था 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बताया था? सबसे पहला मैंने क्या बताया था? सबसे सर पहला मैंने कारणवाचक। बताया था परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक, चलिए आगे आपने कालवाचक बताया, और परिमाणवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक के बाद मैंने बताया था प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, हाँ, इसके बाद मैंने बताया था विस्मय प्रश्नवाचक। बोधक, प्रश्नवाचक, वेरी गुड। सर प्रश्नवाचक, उसके बाद बोला था, रुक जो एक विस्मय मिनट, आदि बोधक सर। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। बोलो, कोई पीछे से आवाज दे रही, कौन बोली? सर हम कौन बोल बोली? रहे हैं, अंजना। हाँ बोली, अंजना बोलो। सर बोल रहे हैं ना कि इससे पहले आप ऑनलाइन में करवाए थे ना सर, वो कालवाचक, दिशा या स्थानवाचक, रीतिवाचक, बस 3 हुआ था। और उसके बाद सर जब ऑफलाइन में आए थे ना हम, तो आप करवाए थे परिणामवाचक, अव्यय और प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और सामान्यीकरण। अभी सब गोलमाल हो गया तुम्हारा। सर मेरा सब क्योंकि मिक्स हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत लोगों का मिक्स हुआ होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था अव्यय, बताया था अव्यय के 6 भेद बताए थे, जिससे पहला मैंने बताया था परिमाणवाचक। क्लियर है? परिमाण मतलब मैंने बताया था बहुत अधिक, खूब, इस तरह के शब्द होते हैं। फिर मैंने दूसरा बताया था प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था प्रश्नवाचक में? क्यों और क्या, ये 2 ही शब्द इसमें आते हैं, क्यों और क्या। ध्यान से सुन लें, जो नहीं कंफ्यूजन अगर हुई है तो इसको पूरा कर लेते हैं। कौन और क्या, ये 2 शब्द आते हैं। फिर उसके बाद विस्मयादि बोधक आता है। विस्मयादि बोधक मतलब उल्टा आई जो लिखते हैं, यह विस्मयादि बोधक है। ये एक्सक्लामेटरी चिन्ह बोलते हैं अंग्रेजी में। विस्मयादि बोधक में मैंने बताया था हर्ष, शोक, आश्चर्य, अनुमोदन, तिरस्कार, संबोधन। क्या क्या बताया था मैंने? विस्मयादि बोधक में मैंने बोला था सबसे पहला हर्ष होता है, हर्ष के बाद शोक होता है, शोक के बाद क्या होगा? आश्चर्य, 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 अनुमोदन, तिरस्कार, संबोधन। आश्चर्य, अनुमोदन, अनुमोदन, तिरस्कार और संबोधन नहीं बताया था, बोला था संबोधन, संबोधन, अनुमोदन, तिरस्कार और संबोधन। वेरी गुड, याद है आप लोगों को, संबोधन। यहां तक क्लियर है? इसके अलग अलग स्वरूप मैंने बताया था, ठीक है। अब इसके बाद समुच्चय बोधक, इसको योजक कहते हैं, जो जोड़ता है, राम मिलाए जोड़ी। और जब मैं दिल्ली होके जाता था ना, तो रास्ते में लिखा मिलता था, शादियां ही शादियां, मिलिए रैगरपुरा वाले से, कोई नाम बताते थे। फिर ये समुच्चय बोधक का मैंने बताया था 2 तरह का। पहला बोला था समानाधिकरण, समानाधिकरण, और दूसरा मैंने बताया था व्यधिकरण, व्यधिकरण। लिख लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक मैंने यहां बताया आपको, मैंने आज समुच्चय बोधक में समानाधिकरण और व्यधिकरण के बारे में बताया। सर थोड़ा सा और 1 मिनट सर बोल रहे हैं कि तो आप कालवाचक, स्थान या दिशावाचक और रीतिवाचक ये किस में पढ़ाए थे सर? कंफ्यूजिंग। क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण और अव्यय कई बार मिलते जुलते दिखते हैं। जा गया, तुमको मैंने स्क्रिप्ट भेजा था, तुम देखी नहीं। मिक्स हो गया। चलो कल आओगी तो फिर बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे क्यों मिक्स हुआ भाई, ये सब तो महत्वपूर्ण पार्ट हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे आगे। हो गया? आगे बढ़े हम लोग। सर कल कितने बजे क्लास होगा सर? कल सामान्य गति से। पिछले हफ्ते कितने बजे से हुआ था क्लास? सवेरे 7:30 वाले, 7:30 बजे से। सवेरे 7:30, हाँ, उसके बाद 12:30 और उसके बाद 4। ओके ठीक है, चलो। आज चूंकि कुछ असुविधाएं थी, कल हमारे यहाँ इस कमरे में पूजा हुआ था, तो उसका विसर्जन वगैरह करना था, इसलिए मैंने आज के लिए ऑनलाइन रखा था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। रुकना नहीं चाहिए, रुकना ही जिंदगी है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है, हाँ बोलो। उसमें तो 4 ही बता दिया हुआ है।
किसमें? लूसेंट में अवयव के 4 प्रकार। क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया बताओ? अच्छा सुनो, एक काम करो, लूसेंट वाला सुनो सुनो, एक काम करो, सुनो, आवाज कांप रही, सुनना। अरे सुनना बच्चा, कौन है बोले जा रहे हैं? अरे हमको भी बोलने दो भाई, कौन है ये बोल रहा है? नाम नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए देखिए, लूसेंट में या फिर एक उत्तर प्रदेश की कोई किताब है, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया हूँ, तो उसमें भी 4 दिया हुआ है, लेकिन मूलतः 6 प्रकार के अव्यय होते हैं। मैंने आपसे वही बताया कि अगर आपका जो प्रश्न है उसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन में आता है तो आप गो विथ 4, लेकिन अगर 4 का ऑप्शन नहीं मिलता है, 6 भी है, तो आप 6 के साथ जाइए। 4 ये जो मैंने बताया, इस 4 के अलावा 2 और है जिसको कई व्याकरणाचार्य अलग मानते हैं अव्यय से, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। 6 है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, फिर बहस कर लेंगे हम कभी, आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम देख लेंगे। चलो अगले में चलते हैं। अगला है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ये संबंध की जो घोषणा करे या संबंध बताए उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। इसकी संरचना कैसे होती है? सबसे पहले क्या करता है, किसमें यह संबंध बताता है? संज्ञा या फिर सर्वनाम में। संज्ञा या सर्वनाम में कैसे संबंध बताता है? इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगती है। विभक्ति पता है आपको? विभक्ति चिन्ह क्या है? जिसको कारक चिन्ह हम लोग कहते हैं। और प्लस अव्यय, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, नोट कर ले। सर ये 5वां प्रकार है ना अव्यय का? हाँ ये 5वां है। सर ये 6वां प्रकार है ना अव्यय का? हाँ हो भाई, 5 तो बता दिए सर। ये 5 बताए हैं, स्क्रीन पे देखो, ये 5वां है। हाँ, और काल बोधक जो बताए थे? पाताल बोधक नहीं था बच्चा, ये देखना 4 ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यहाँ देखो। आप लोग कंफ्यूज, चौथा है 5वां तक, 5वां ध्यान नहीं देती है बच्ची। 5वां ये है संबंध बोधक, ये 5 है। ठीक है, संबंध बोधक का मैंने बताया कि जैसे किससे बताता है? संज्ञा या सर्वनाम से। इसकी जो संरचना होती है, संज्ञा या सर्वनाम, उसके बाद विभक्ति, उसके बाद अव्यय। अगर संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो विभक्ति लगती है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद यह जो विभक्ति प्रयोग होती है, यह कई बार वाक्य को भी जोड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर संज्ञा या सर्वनाम के पहले विभक्ति आ जाए तो वह क्या करता है? वह किसमें? संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है। जैसे मैं कहूं छत पर, छत के ऊपर, ऊपर कागा बैठा। छत के ऊपर कागा बैठा। आप बताएंगे इसमें संज्ञा शब्द क्या है? सर कागा। सर छत और कागा। छत और कागा। इसका मतलब है एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम में संबंध बताता है, लेकिन यह इस तरह का संबंध नहीं बताता है कि चाचा है, ताऊ है, बेटा है, फूफा है, ऐसा संबंध नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है? एक तरह से स्थान का भाव बता रहा है। तो यह जो के है, ये विभक्ति हो गई या फिर कारक चिन्ह हो गया, और उसके बाद वाला जो ऊपर शब्द है, यह जो शब्द है, ऊपर को परिवर्तित कर सकते हैं क्या हम लोग? ऊपरा, ऊपरे, ऊपरे, ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं हाँ या ना? नहीं कर सकते। इसका मतलब है यह अव्यय चिन्ह हो गया और ये संबंध बोधक है। आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एट, ऑन, इन, इस तरह के शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या? लूसेंट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। हाँ, तो ये जो आपका आएगा
ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन का काम करता है अंग्रेजी के हिसाब से। प्रीपोजिशन अंग्रेजी का क्या है? प्रीपोजिशन। अगर आप अंग्रेजी के हिसाब से इसको पढ़ें तो यह एक तरह का संबंध बोधक अव्यय जो है एक तरह का अंग्रेजी का प्रीपोजिशन है। मतलब ज्यादातर यह स्थान का भाव बताता है, ज्यादातर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब ये जो संबंध बोधक है यह 12 प्रकार का होता है। बारह प्रकार का, क्लियर है? पहला सर जो काल, संबंध बोधक बताया उसी का 12 प्रकार का होता है ना? हाँ हाँ, काल, स्थान, दिशा, और क्या आएगा? ये सब वाचक कह सकते हैं। काल, स्थान, दिशा, उसके बाद साधन, हेतु और विषय। साधन सबका एक एक अलग से बताऊंगा मैं। साधन, हेतु और विषय। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, विषय के बाद आता है व्यतिरेक, सादृश्य। व्यतिरेक, सादृश्य, ये सब में वाचक वाचक लगा लीजिएगा। व्यतिरेक, सादृश्य, विरोध, सहचर। विरोध, सहचर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा देना है और परीक्षा में सफल होना है, तो ये जानना जरूरी है। सहचर, उसके बाद तुलना और संग्रह। तुलना और संग्रह, ये 12 हो गए। ग्रुप में नहीं हो किसी? बैठिए बैठिए। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा एक एक की व्याख्या करें। काल, काल का मतलब क्या होता है? समय। समय मतलब आगे पीछे। समय हो सकता है ना? तुम्हारा नाम क्या है? अनुश्री। और तुम्हारा? मनीषा। अगर मैं कहूं कि अनुश्री मनीषा के पीछे आई, अनुश्री मनीषा के पीछे आई, पीछे का मतलब उसके पीछे चल के नहीं, मनीषा के बाद आई। ठीक है, तो इसमें आगे पीछे, बंद करिए, आगे पीछे बाद का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? बाद और पहले जी सर, कर सकते। दोनों का अर्थ एक ही जाता है। मतलब अनुक्षा मनीषा के पहले आई, उसके बाद आई, या फिर उसके आगे आई, या उसके पीछे आई। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दीजिए, काल हो गया। काल के बाद अगर हम स्थान की बात करें तो आगे पीछे स्थान में भी आता है, आगे और पीछे। मनीषा अनुक्षा के पीछे बैठी है, मनीषा अनुक्षा के आगे बैठी है। इसके साथ नीचे और ऊपर दो शब्द और जुड़ते हैं, नीचे और ऊपर। मैं छत के नीचे खड़ा हूं, छत मेरे ऊपर खड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा सर बीच में हो मैं छत के, हाँ बीच स्थान है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दिशा। सर, हाँ बोलो। सर स्थान में किसी जगह का नाम नहीं हो सकता है? ना जी ना, नाम नहीं। नाम तो क्या होता है? अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो नाम क्या संज्ञा होगा? हो जाएगा। नाम अच्छा। संज्ञा हो जाएगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अव्यय, मतलब जिसको खर्च ना करें या ठीक है। शब्द के रूप में परिवर्तन ना हो। अब दिशा की बात करें, दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा क्या? हाँ या ना? जी सर, बट नहीं सर, वो दिशा तो में फिर पूर्व नाम पश्चिम,
हाँ वो नाम हो जाएगा। दिशावाचक की बात करें तो और, तेरी जी ओर, सर। तेरी ओर एक गाना है ना, जी तरफ, सर। ये तो गाने होने ज्यादा समझ पाएंगे आप लोग। और तरफ, मेरी तरफ देख रहा है, ठीक है, तेरी तरफ देख रहा है। उसके बाद पार, नदिया के पार और आसपास। नदिया के पार मतलब हम एक दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। गंगा किनारे मोरा गांव, नदिया के पार मोरा गांव, ऐसे बोले तो दिशा हो रहा है। और आसपास का मतलब है, अगर मैं कहूं मेरे आसपास, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आगे पीछे, ये सारा आसपास में घेरा जाएगा। तो ये आसपास बगल दिशा में का भी तो हो बोधक सकता करते हैं। है ना। सर सर तो मेरे बायां अगल दायां बगल हो है सकता है सर। क्या, इधर उधर हो सकता है। इधर दायां और इधर भी इधर हो उधर सकता है सर। हो सकता है। मैं क्या बताया, अब देखिए, विशेषण हमने अलग पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अव्यय पढ़ रहे हैं ना। अब हाँ, तो अव्यय और विशेषण में कुछ तो अंतर रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए। जी सर। अगल बगल, इधर उधर, ये सब कहाँ हमने पढ़ा था, हमने विशेषण में पढ़ा था। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, अव्यय पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अव्यय, पूरब की ओर, मैं अगर यहाँ वाक्य लिख देता हूं, पूरब की ओर, पूरब की ओर, आप मुझे बताइए इसमें क्या क्या शब्द है। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैंने इसके पहले क्या लिखा था, शायद लिखा नहीं है मैंने उसको। यहां देखिए मैंने क्या लिखा था, कारक चिन्ह होगा, हाँ या ना, अरे बोल जी भाई सर। बचिए, हाँ जी सर। कारक चिन्ह होगा। तो बिना कारक चिन्ह की जबरदस्ती, वो मेरे बगल के ऊपर है, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हर चीज की अपनी परिभाषा और मर्यादा होती है। तो यहां कारक चिन्ह पूरब की ओर की का प्रयोग किया, ये कारक की विभक्ति है। और तरफ, सूरज की ओर, चंदा की तरफ, हाँ, नदिया के पार, कारक चिन्ह लगा रहेगा। उसके आगे उसके पीछे का, के, की, बिना कारक चिन्ह के फिर संबंध बोधक नहीं होगा। संबंध बोधक का मतलब ही हो गया कि एक संज्ञा या एक सर्वनाम शब्द का दूसरे से संबंध, किस तरह संबंध, अंग्रेजी के प्रीपोजिशन के अनुसार। क्लियर है, समझ में आया बच्चा, या एक आध उदाहरण दो, बोलो भाई, तो फिर हम आगे बढ़े। सर उदाहरण दे दीजिए सर। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, तरफ, हाँ ठीक है, चंदा की तरफ मुंह करो, चंदा की तरफ मुंह करो। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, संबंध बोधक अव्यय मतलब वह क्या होगा, ये कारक की चिन्ह जो है, अभी उसके बाद कारक की विभक्ति चिन्ह के बाद होता है। तो चंदा की तरफ, तरफ जो शब्द है ये आपका दिशाबोधक, दिशावाचक सर अव्यय होगा। हाँ तो बोलिए। यहाँ पर मेरी तरफ देखो, तो ये आ सकता मेरी है क्या? तरफ, मेरी हाँ तरफ यहाँ देखो पर आ भी तो। सकता है, मेरी तरफ आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। तरफ शब्द प्रयोग हो रहा है ना, कहीं कहीं कारक जी चिन्ह सर। छुपा रहता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। दिशा के बाद साधन, साधन में होता है द्वारा, हाँ बोलो, दे देंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। जरिए, जरिए, मार्फत, मार्फत, मार्फत उर्दू का शब्द है, शायद फारसी का है। द्वारा, जरिए, सहारे, सहारे। साधन वाचक में द्वारा, जरिए, मार्फत और सहारे। तेरे सहारे भगवान, तेरे सहारे भगवान, या सीढ़ी के सहारे। कैसे, सीढ़ी के सहारे, द्वारा में, सीढ़ी के द्वारा आया, कैसे आया, सीढ़ी के मार्फत। ठीक है, रमीला के जरिए शर्मिला ने संदेश भेजा, रमीला के जरिए, तो जरिए, द्वारा, मार्फत और सहारे, यह बताता है साधन है। ठीक है, अंग्रेजी में बाई, बाई होता है ना, बी यू वाई या बी वाई, क्या होगा, बी वाई। सर बी वाई। वेरी गुड। चलिए, साधन के बाद हेतुवाचक है,
हेतुवाचक में क्या होगा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, उसके हिसाब से हेतुवाचक में के लिए आता है। आप क्यों आए हैं यहाँ, क्यों आए हैं, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। तो ये लिए हो गया, और क्या होगा, मारे, मारे, दर्द के मारे हाल बुरा है। मारे के बाद क्या आएगा, कारण, कारण सब मिलता जुलता है। कारण, दर्द के कारण कान, क्या हो गया, दर्द के कारण कान फट रहा है। और एक और होता है वास्ते, तेरे वास्ते मैं आया। सर वजह से होगा क्या? इसकी वजह से हो जाएगा, मिलता जुलता शब्द है, समानार्थी शब्द है, बट 4 ही लिखिए। अब ज्यादा जबरदस्ती ज्यादा लिखेंगे ना तो ज्यादा कष्ट होगा। मैं जिस पर बात कर रहा हूं वह मूल शब्द है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कारण, कारण कवन नाथ मोहि मारा, हेतु है। इसी तरह से तेरे लिए आया हूं मैं बन ठन के, ठीक है। उसी तरह से मारे, दर्द के मारे दांत टूट गए, जो भी हो। और वास्ते, पीने के वास्ते आया, प्यास के मारे जान निकल रही है। कारक चिन्ह लगभग रहेगा सब में। उसके बाद आते हैं विषयवाचक में। विषयवाचक में फिर विषय, जान और नाम, ये 3 शब्द आते हैं। विषय, जान और नाम। बीरू भैया ने पूछा था तेरा नाम क्या है बसंती, पूछा था ना, नहीं, शोले फिल्म में पूछा था। तो ये जो नाम है, ठीक है। फिर सलमान खान का भी एक सिनेमा आया था तेरे नाम, वहां जो नाम शब्द है वह किस रूप में आएगा, यह विषयवाचक अव्यय में आएगा, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय में। और विषय, तेरे विषय में पूछ रहा था, ठीक है। विषयवाचक के बाद अगला है व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब क्या होता है, उदाहरण दीजिए। हाँ, जान, जान का उदाहरण हमको भी नहीं पता, कोई बताएगा आप में से। एक अकेली जान परेशान है। वो जान के नहीं आया। सर मूवी के द्वारा है, देख सकते हैं क्या, जान तेरे नाम। जान तेरे नाम लिख सकती हैं, बिल्कुल लिख सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। विषयवाचक के बाद व्यतिरेक। व्यतिरेक क्या होता है, व्यतिरेक का मतलब है कि कहीं दूसरे ढंग से बात करें। जैसे तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं, क्या लिखा हमने, तेरे सिवा कोई और नहीं। भगवान का भजन करते हैं, वैसे अलग बात है कि सब रहते हैं, जब मांगना होता है तो बोलता है तेरे सिवा कोई और नहीं। सिवा के बाद अलावा, अलावा, अलावा के बाद अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा वाला नहीं है। तेरे अतिरिक्त मेरा कौन सहारा, ठीक है, तेरे सिवा कौन सहारा, तेरे अलावा मेरा कौन है, बिन, तेरे बिन। तेरे बिन, बिन नहीं आएगा तो फिर मिस्टर बीन हो जाएगा। और रहित, और ये आ गया रहित। क्लियर है, नगदी रहित। इसके बाद आता है, बहुत तो आसान है, खाली क्या है, आपको चीजें जानना है। ये सारे शब्द अगर याद हो जाएं तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये सारे शब्द अव्यय हैं। बाकी ये चीजें न भी याद हो तो इस पर विशेष चर्चा बहुत कम होती है, मैंने प्रश्न आते कम देखा है। सादृश्य का मतलब क्या होता है, सादृश्य मूलक जो शब्द होते हैं उसका मतलब है उसके समान। तो जहां समान की आप बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, समान। दूसरा क्या लिखेंगे, तरह, सादृश्य, समान, तरह। और क्या लिखेंगे, भांति, भांति। इसके बाद आता है बराबर, ठीक है, बराबर और अनुसार, बराबर और अनुसार। हो गया यहां तक।
लिख लीजिएगा तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब विरोध की हम बात करें। विरोध कैसे? विरुद्ध होता है ना, विरुद्ध के बाद विपरीत होता है ना, होता है ना विपरीत, इसके विपरीत। अब आप देखिए, आप इन शब्दों का जब भी प्रयोग करेंगे ना, उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होगा ही होगा। उल्टा, उल्टा और खिलाफ, ये 4 शब्द हैं। ठीक है, ये विरोध में आ जाएगा, ये विरोध का हो गया। हो गया। इसके बाद सहचर। सहचल का, सहचर मतलब साथ चलने वाला। तो साथ चलने वाला का मतलब हो गया साथ, साथ है तो संग भी होगा, और क्या हो सकता है? सहित और समेत, सहित और समेत। ये क्या आ गया? सहचर वाला आ गया। सर जी उल्टा में आधा ल होगा कि पूरा ल होगा? उल्टा एक्चुअली पूरा ल की परंपरा है, लेकिन लोग आधा ल भी लिखते हैं। मूलतः सर जो आधा सही ल ही है, देखते हैं। हाँ आधा ल दोनों लिखने लगे हैं लोग। व्याकरण के अनुसार ये पूरा ल की परंपरा है, लेकिन अब लोग लिखने लगे हैं तो फिर जनता के साथ चलना पड़ता है। हो गया। सहचर और सहचरी। सहचरी बोलते हैं जो साथ चलने वाली, किसको बोलते हैं? सहचरी ज्यादातर पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाइए तुलनावाचक में। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुमसे अधिक। हाँ, अपेक्षा बनिस्पत लिखते हैं, वनस्पति मत लिख दीजिएगा, बनिस्पत। अपेक्षा बनिस्पत, सामने और आगे। बोलते हैं ना, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। अपेक्षा बनिस्पत, सामने और आगे। सर बनिस्पत का कोई उदाहरण दीजिए ना। वही बात है, उसकी बनिस्पत वह ज्यादा सुंदर है। ठीक है, हॉर्लिक्स की सर मुकाबले। बनिस्पत बॉर्नविटा। हाँ, मुकाबले। तो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि लिमिटेड शब्द अगर याद रखेंगे, सीमित शब्द याद रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो संसार है, पूरा संसार भरा पड़ा है अव्यय शब्दों से, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते ना। अब अगला है आखिरी, संग्रह। यहां लिखता हूं, वो तो याद ही होगा, चाचा शाहरुख खान ने कहा था चुटकी भर सिंदूर, सुना होगा किसी फिल्म में डायलॉग। ठीक है, जो भी हो। हाँ, तो उसमें क्या, चुटकी के साथ उसने भर बोला। हम क्या करें? संग्रहवाचक। भर, तक, भर के बाद तक, मात्र और पर्यंत। भर तक, गले तक। ठीक है, हाँ, ऊपर तक, कमरा पर्यंत। तो ये इसमें भर, तक, मात्र और पर्यंत आएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करना है तो नोट करने में समय लगेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लगता है बेहतर होगा। यह हो गया संबंध बोधक अव्यय, जो 12 प्रकार का होता है। सर स्क्रीन से इसको याद रखिएगा। क्या कह रही हैं? सुन नहीं पाया, फिर से आ बोलिए। गया सर। हाँ, वो ठीक है, सर वेरी स्क्रीन गुड। चला गया था, आ गया सर। सर तुलना में फिर हाँ, आगे क्यों लिखे सर? कोरोना में आगे क्यों लिखा हुआ? किसमें आगे सामने लिखेंगे? आगे तुलना में। हाँ, तो सामने आगे तुलना में होगा ना। आप लोग और नहीं उधर बोलती हैं कि मेरी सहेली के आगे कौन खड़ी हो सकती है, मतलब वो दिशा नहीं हाँ, बता रही है। मेरी सहेली यहाँ इतनी सुंदर है, इतनी विदुषी है कि उसके आगे और कोई ये टिकता ही नहीं। राजस्थान हाँ, में आगे। भी है ना सर, इसलिए। हाँ, तो आगे कहीं जगह, आगे का मैंने देखिए खाली एक जगह नहीं है, स्थानवाचक में भी है, कालवाचक में भी है, और यह कहाँ है? तुलना में। तुलनावाचक में भी है। इसका मतलब है, एक शब्द, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग के अनुसार व्याकरण का रूप बदल लेता है। जैसे कंस शब्द है,
कंस शब्द क्या है, कौन सी संज्ञा है? कंस। कंस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर कंस को हम किसी व्यक्ति के उदाहरण के रूप में लेते हैं, तुम तो कंस मामा बन गए, क्या हो जाता है? जातिवाचक। अगर मैं कहूं मेरे 2 अनमोल रतन, यहां मेरे शब्द क्या है? मैं या मेरा सर्वनाम है, सर्वनाम। लेकिन इसको कभी कभी हम लोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी लिखते हैं। जैसे मैं कहूं यह लड़की, मैं कहूं यह लड़की, तो यहां यह शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। होगा सर्वनाम? नहीं, सर लड़की की उसके विशेषता बाद बता रहे हैं ना, रुकना, लड़की की विशेषता बता रहे हैं। मैंने कहा यह लड़की, मतलब लड़की की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, लेकिन यह क्या है? सर यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। हाँ, लेकिन खाली यह अगर कहते हैं तो वह क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम है। तो वाक्य में संदर्भ के अनुसार शब्द का रूप आप निर्धारित करेंगे। हो गया। अब इसके बाद आखिरी जो है, ये 5वां था और आखिरी अव्यय है, उसे निपात कहा जाता है। कई व्याकरणाचार्य निपात को अव्यय का रूप नहीं मानते, इसलिए उन्होंने अव्यय के साथ नहीं रखा है। निपात पर प्रश्न पूछा जाता है, किसमें से निपात पहचाने। ठीक है। जैसे निपात का क्या मतलब है कि इनका कोई अर्थ नहीं होता है। सबसे पहली बात, इनका कोई अर्थ नहीं होता, पर किसी शब्द के साथ जुड़ जाएं, अगर किसी शब्द या वाक्य के साथ जुड़ जाएं तो ये एक विशेष अर्थ देते हैं। जुड़कर विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है। अब निपात का मतलब है, जैसे मान लीजिए, लिख लिए, जैसे मान लीजिए आपने मटकी तोड़ दी। ठीक है। मम्मी ने कहा तुमने मटकी तोड़ दिया, तो आपने सिर्फ इतना कहा। तो सिर्फ आप अगर कह दें तो भाव बदल गया। तो का अपने से अलग कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो फिर से बोलता हूं। मान लीजिए आपने गुस्से में अपनी कॉपी फाड़ दी। ठीक है। बाद में लिख लेना, सुन लो, बाकी जो लोग लिख रहे हैं सुन लो खाली। जैसे मान लीजिए आपने गुस्से में कॉपी फाड़ दी, तो आपके बगल में सहेली बैठी है, उसने कह दिया अरे तुमने कॉपी क्यों फाड़ दिया। आपने सिर्फ इतना बोला तो तेरा किया जाता है, होता है ना। ये जो तो शब्द आपने प्रयोग किया, तो से ही पूरे वाक्य का काम हो गया। मतलब वैसे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब किसी वाक्य के लिए वाक्य के साथ या किसी शब्द के साथ प्रयोग कर देते हैं तो इसका बड़ा गंभीर अर्थ निकलता है। ठीक है। जैसे सो बोल दिया, सो व्हाट, अंग्रेजी बोलते हैं ना, इसी तरह हिंदी में सो का प्रचलन है। ठीक है। इसी तरह भर, न, नहीं। जैसे पूछा खाओगी, नहीं, आपने सिर्फ नहीं बोला, पूरा वाक्य हो गया, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। वो पूरे वाक्य का अर्थ दे गया। मतलब वो विशेष अर्थ जब प्रकट करे वह निपात कहलाता है। ऑनलाइन जो लोग हैं, किसी को डाउट हो तो बताएं। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। सर अब क्लियर है। अर्थ के अनुसार निपात के कितने भेद हैं? अर्थ के अनुसार निपात के 4 भेद हैं। थोड़ा सा विस्तार में मैंने आपको अव्यय के बारे में बताया, क्योंकि आने वाला जो समय है, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ पता नहीं है, तो आपको जो भी पढ़ें पूरा पढ़ें। अर्थ के अनुसार कितने भेद हैं निपात के? 4 भेद हैं। अर्थ के अनुसार निपात के 4 भेद हैं। सबसे पहला आता है स्वीकार बोधक।
सबसे पहला जो है स्वीकार बोधक। मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न करूं, लिखिएगा बाद में, सुन लीजिए पहले। मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न करूं, चाय पिएंगी? क्या जवाब देंगे आप? हाँ। स्वीकार कर रहे हैं तो आप क्या हाँ। कहेंगे? हाँ। सिर्फ हाँ बोल देने से पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट हो जाता है। मान लीजिए आपने हाँ नहीं कहा, आपने जी कहा। अक्सर जब नई बहू आती है घर में तो खाली जी जी करती है, ठीक है? तो जी, बहू चाय पी ली, जी। बहू सिनेमा देखने चले, जी। बहू 1000 रुपए दोगी, तब कहेगी ना, ठीक है? तो इसमें हाँ, हाँ जी, और हमारे दिल्ली वाले लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी या फिर जी हाँ। जी हाँ या हाँ जी। याद करिए, क्या नाम है, संजय दत्त, एक फिल्म आई थी खलनायक, उसमें एक गाना गाते हैं, जी हाँ मैं हूं खलनायक, ऐसे करके वो गाना गाते हैं। मतलब वो जोर से जोर दे करके बोलते हैं, हाँ मैं ही हूं वो खलनायक। इसके बाद स्वीकार जहां करते हैं उसका निषेध भी तो कर सकते हैं। यहां निषेध बोधक होता है। जैसे मान लीजिए चाय पीने का आपका मन न हो तो आप क्या कहेंगे? ना, नहीं और मत। मत जइयो नगरिया छोड़ के, ठीक है ना? मैं आपसे पूछा चाय पीनी है? नहीं। चाय पीती हो? ना। ये जो ना नहीं, पूरा वाक्य का अर्थ ये दे रहा है। खाली आप सिर्फ ना कहेंगे, उसके आगे बोलेंगे क्या? नहीं मैं चाय नहीं पीती। नहीं, आपने सिर्फ नहीं बोल दिया, मतलब उससे पूरे वाक्य का अर्थ पता चल गया। इसके बाद होता है तुलना बोधक। तुलना बोधक, इसमें बस एक शब्द आता है सा। गोरा सा लड़का, मोटा सा लड़का, पिद्दी सा बालक, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। पिद्दी सा बालक, टकला सा आदमी, ठीक है? सा जो है वह तुलना के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला आता है बल प्रदाय या सीमा बोधक। बल प्रदाय या सीमा बोधक। बल प्रदाय या सीमा बोधक कौन है? हेलो जी, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। बाद में बात करें, अभी हम लाइव क्लास में हैं, ठीक है? 2 घंटे बाद। बल प्रदाय या सीमोबोधक की अगर हम बात करें तो इसमें फिर से तो, आपने कहा ना तो, मटकी तोड़ दी बेटी, तूने मटकी तोड़ दी तो, ठीक है? तो के बाद सो, सो के बाद ही के बाद भर, भर के बाद तक, तक सिर्फ। और भी कई शब्द हो सकते हैं सिर्फ, और एक और आखिरी शब्द है, क्या हो सकता है? केवल। केवल लिख लीजिए। ये निपात से एक प्रश्न रह सकता है आपका। जैसे क्रिया में एक पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पूछा जाता है, उसी तरह निपात से एक शब्द रह सकता है। फिर इसमें अच्छा होगा क्या? अच्छा जो क्या अब अच्छा स्वीकार बोधक में जाएगा? नहीं नहीं, वो देखिए, हर चीज का मैंने अच्छा कहाँ बताया था? अच्छा का प्रयोग मैंने कहीं और बताया था, याद करिए।
हर चीज सर, मैं देखिए, अपने हर से चीज बता बटा हुआ है ना। नहीं, अपने से मत जोड़िए, ज्यादा बोझ मत लीजिए, जितना हम बता रहे हैं उतने में हम बात करें। ये समझ में आज जो मैंने तुमको का पढ़ाया, उदाहरण बता दीजिए। किसका? बल प्रदाय का। मैं बताया तो, मान लीजिए आपसे पूछूं कि भैया आपने रसगुल्ला खाया क्या? खत्म हो गया होगा घर का रसगुल्ला, मम्मी को शक हुआ, मम्मी बोली भैया तुमने खाया क्या? तो खा लिया तो जी हाँ। ठीक है, सो खाया सो, ठीक है। उसी तरह से भर, तो ये सारे शब्द आपको निपात के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, आज अव्यय का चैप्टर समाप्त होता है। कुछ डाउट हो तो बताएं। हाँ तुम बोलो, अभी तक कुछ समझ नहीं आया जो अभी आज बात की है? पीछे का छोड़ो, आज थोड़ा आया ना, बहुत भी आया, ठीक है, बाद में फिर हो जाएगा। तुम्हारे समझ में आया क्या? हाँ, भर का उदाहरण मुझे भी नहीं पता, आप लोग बताइए। मैंने बोला ना, शाहरुख भैया का नाम बताया, चुटकी भर, रात भर, रात मुट्ठी भर, भर अनाज दे दो। मुट्ठी भर अनाज है, तमाम है, ठीक है। इसी सर तरह ही का थक, बताइए ना। सर मेरा इतना ही। मैं आपको मान लीजिए एक थाली चावल भर के देता हूं, अब इतना ही, आपने जो सर ही थोड़ा लगा सा दिया, ही। हाँ थोड़ा सा ही चलेगा, ठीक है। सर इसी बस तरह कर सिर्फ करते हैं, बस। क्या करें? सर बस बोल दो ना, बस इतना। हाँ ठीक है। अव्यय में अभी तक की कोई दिक्कत? जो लोग नए हैं सर मेरा आपका 2-3 क्लास प्रश्न बहुत है, अच्छा अब से मैं समझ में पूछूं आ क्या? रहा है। एक मिनट होल्ड करें। हाँ, ये मिठू और उमा आपने हैंड्स अप क्यों किया? मिठू और उमा बोलो, क्यों हैंड्स अप किए हैं? सर ये अव्यय का सर पद परिचय जो है सर, हाँ, इसको भी थोड़ा सा बता देते तो सही होता। अव्यय का पद परिचय, पद क्या होता है हिंदी व्याकरण में? आपने पूछा अव्यय का पद परिचय, अव्यय का पद परिचय, ये पद क्या चीज होता है? जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, डॉट 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 डॉट। ये जितने भी इसमें शब्द हैं, ये जितने भी शब्द हैं, शब्द समझते हैं आप मिठू जी? ये सारे जी सर, शब्द सुन रहा हैं, हूँ सर। ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द हैं, और इन्हीं को पद कहा जाता है। काव्य शैली में इनको पद कहा जाता है। पद के बाद फिर बनता है पद बंध। पद बंध मतलब जब इन शब्दों को पिरो करके हम कोई वाक्य बना लेते हैं, पूरा वाक्य नहीं, अधूरा वाक्य कह सकते हैं, वाक्य का हिस्सा, तो यह पद बंध हो जाता है। कभी राम सर बन के 2-3 यहाँ शब्दों से आकर, मिलाकर पद बंद होता है ना। क्या? सर ये पद बंद पद ठीक है सर, हम बोले सर अव्यय 2 इसमें या से 3 पूछना शब्द मिलाकर पूछता एक जैसे पद आ रहा बंद हूँ, होता है। आ रहा हूँ मिठू जी, आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ, बिना बोल रही, कौन बोल रहा है? अब देखिए, कभी हाँ सर, राम बन बोले के, तो। हाँ, कभी श्याम बन के, ये दो हिस्सा हो गया, ठीक है। ये पद बंद हो गया, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। अभी मिठू जी जो आपका प्रश्न है, अव्यय का पद परिचय, पद का मतलब या तो आप अव्यय का स्थान से ले सकते हैं, अगर कहीं व्याख्या करने के लिए दिया है तो, या तो स्थान से ले सकते हैं या उसके रूपों से ले सकते हैं, मेरे विचार से, ठीक है मिठू भैया? तो अभी तक जो मैंने, हाँ बोलिए। प्रश्न होता है कि सर कि इस पद में अव्यय ढूंढिए। इस इसका पद ये में अव्यय वाला पद है, बताइए मैंने कौन सा पद का है ये? इसमें तो विशेषण पद पद है, बताइए ना। संज्ञा है, अव्यय है? नहीं ऐसे ये क्या पूछता है था सर। प्रश्न? क्या आपका प्रश्न? क्या आपका इस सर पद एक में? पद दिया हुआ है पूरा, जैसे हाँ एक तो लाइन वो दिया हुआ बताएंगे है। तब ना। हाँ तो लाइन आप पूछे नहीं, मैं तो आपको पद की बात सर। बताया। हाँ क्या है? जैसे इस सर पद है में आप वाक्य बताए नहीं, मैं तो आपको पद के बारे में बताया ना, कि जैसे अगर पद की बात करें तो पद का मतलब शब्द होता है,
अब कुछ लोग पदबंध उचित होता है, लेकिन अभी क्या गद्य पद्य हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, तो कविताओं में पद है। अब आप प्रश्न बताएं तब ना हम अव्यय बताएंगे आपको। सर ऐसे ही एक पद दे दिया होगा वाक्य की तरह, और उसमें पूछता है कि इसमें हाँ। किसका मतलब प्रधानता है, अव्यय है, संज्ञा का है, विशेषण का है, किसका है, ये पूछता नहीं है नहीं, सर। वो तो उस समय अव्यय सर की नहीं। प्रधानता नहीं पूछेंगे, आप प्रश्न दीजिएगा। अब वो जैसे तो मैंने आपको पदबंध ये अलग वाक्य हो दे गया। दिया, पद अलग है, पदबंध अलग है, ठीक है। पदबंध के बाद फिर यहाँ आता है दोहा आएगा, सोरठा सर आएगा, हम पद चौपाई आएगी। परिचय बोल रहे हैं सर, ये बंध से लेना देना नहीं है। सुनिए पद तो, परिचय। सुनिए तो, अरे पद परिचय का मतलब वही हो गया कि जो शब्द, अब इसमें मान लीजिए आपको मैं अगर कहूं ये अव्यय है, कारक चिन्ह है, अगर यह अव्यय है तो किस अव्यय में आता है, तो वही पद परिचय होगा। मेरे विचार से ये, बाकी आप प्रश्न पूरा भेजिए तो मैं बता पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, प्रश्न सर मेरा और कोई प्रश्न है। मैडम, क्या है अच्छा आपका? सर, ये बोल रहे कि ये सेंटेंस लिखेंगे, ये पूरा एक एक ही एक पद करके। बंद है कि दो है? पहली कभी राम बात, बंद एक है, कभी निवेदन है श्याम बंद आपसे मैडम, एक निवेदन है, कुछ एक शब्द हैं जिसकी अंग्रेजी ना बोला करें। सुंदर, जी ठीक है। सर। कुछ एक शब्द हैं, जैसे वर्ड आप बोल रही हैं, क्वेश्चन बोल रही हैं, हम लोग हिंदी की नौकरी में जा रहे हैं ना, जिस दिन अंग्रेजी वाले पेमेंट में जाएंगे उस दिन अंग्रेजी बोलेंगे। सबसे मेरा सर अनुभव है। प्रश्न बोलूं? हाँ बोलिए। वह काम नहीं करता में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, इसमें अव्यय क्या है, चलो देख लेते हैं। वह काम नहीं करता में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता। सर नहीं होगा ना? बिल्कुल। वह क्या है, वह क्या है, सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम? सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब कारक हो, सर और भी कर्ता हो क्वेश्चन गया। बोल दूं? अरे रुक ना, एक बार एक पूरा करें, ठीक है। वह काम जो है यह संज्ञा हो गया, ठीक है। सर लाइट यही चली गई डाउट था मेरा क्या? हाँ, दूसरा कर्ता कि करना क्रिया हो गया, नहीं हो गया। बोलो नेक्स्ट। सर जैसे सुनिए ना, काम भी तो काम भी जो अव्यय वही होता है जो परिवर्तित ना हो। काम भी तो परिवर्तित नहीं होगा नहीं, ना? दो तरह से काम नहीं। अब आपको इसमें यह देखना है वाक्य में कि हर शब्द, जैसे वह शब्द है, वह परिवर्तित हो रहा है क्या? वह भी तो परिवर्तित नहीं होगा, तो आप वह को भी अव्यय मानेंगी? नहीं, जैसे काम वह का हर तो शब्द एक अव्यय वचन है। बहुवचन भी बन सकता है ना? हाँ, वह चलो का एक एक वचन डाउट और बहुवचन क्लियर। बन सकता है। वह का बहुवचन कैसे बनेगा बताओ? जैसे वे ऐसा होता है ना? तो वह का वे रूप हो जाएगा, इसका मतलब वह अव्यय नहीं। मैं कुछ चीजें लिखता हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मुझे लगता है आप उस दिन मिस किए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, जी सर, लेकिन समझ में नहीं आया। तो रुक जाओ रुक जाओ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अभी समझ में आ जाएगा। विशेषण और क्रिया कितने हो गए? 1 2 3 4। बचा क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या क्या बचा बताओ? 8 शब्द में से क्रिया विशेषण बचा, और क्या बचा? पता ही नहीं। कारक, अगला अव्यय, कारक नहीं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। हाँ, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और प्रश्न। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग करते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तो ये इस तरह से 4 हो गए। अब ये जो 4 हैं ऊपर वाले, ये विकारी है। विकारी का मतलब है अव्यय नहीं है। और ये जो नीचे वाले जो 4 हैं, ये अव्यय होते हैं। पहले ये जान लीजिएगा, ये अव्यय होते हैं, ठीक है। ऊपर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उल्टा बोल गया क्या मैं? या सीधा बोला क्या, बताइए। जैसे संज्ञा मान नहीं लेते हैं, सर, ठीक लड़का, बोले। लड़का लड़की हो जाएगा, वह का वे हो गया, जैसे अभी आपने बताया वह का वे हो जाएगा। लेकिन जब हम कभी किसी वाक्य में देखते हैं तो वाक्य के संदर्भ से देखते हैं। क्रिया विशेषण
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो चार हैं ये अव्यय होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं। दूसरा, अव्यय की जो पहचान मैंने बताई थी, देखिए संज्ञा या सर्वनाम, इसकी जो विशेषता बताए शब्द उसको क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण है। और अगर क्रिया की विशेषता बताए तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण। वही प्रविशेषण या फिर अव्यय या अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द कोई भी हो सकता है। तो अव्यय का मतलब आपको देख लेना है कांटा करके कि वह जो अव्यय है, जैसे कर्ता, कर्ता क्या है? क्रिया है, ठीक है। नहीं जो शब्द है कहीं ना कहीं नहीं करता, इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन विशेषता बताने के साथ साथ यह क्या है? क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। अब जैसे दूसरा वाक्य, हाँ निपात है, और निपात अव्यय का प्रारूप है, आपको मैंने भी बताया। अब जैसे मान लीजिए कि वह चलता है, वह चलता है, अभी मैंने शुरू में ही बताया था, वह चलता है। ये चलना क्या है? क्रिया है। वह तेज चलता है, तेज किसकी विशेषता बता रहे? चलने की, क्रिया की, तो क्रिया विशेषण। अब वह बहुत तेज चलता है, यहाँ बहुत जोड़ दें, प्रविशेषण। वो बहुत किसका? बहुत तेज की विशेषता बता रहा है, तो यह अव्यय है या प्रविशेषण है, ठीक है। अब रहेंगे आप लोगों का जो एक एक प्रश्न है, आप लोग प्रश्न क्विज में हमने इसका अभ्यास करा दिया था, प्रैक्टिस करा दिया था। अब जो आपके इक्का दुक्का जो प्रश्न है, सारा प्रश्न आप लोग मुझे भेज दीजिएगा, तो एक दिन इसका आपका मंथन हम कर लेंगे पूरा, या कोई एक पेपर हम सॉल्व करा देंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं अभी। प्रैक्टिस दे दीजिए सर, हाँ बोलिए। ये क्रिया विशेषण भी अव्यय में आता है ना, तो क्रिया विशेषण अलग क्रिया से जैसे विशेषण भी पूछा अव्यय है। हाँ, अब क्रिया विशेषण अव्यय से अलग कैसे है? क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताता है। क्या करता है क्रिया विशेषण? क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जो क्रिया विशेषण है ये केवल क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताता है। जबकि अव्यय किसकी विशेषता बता सकता है? अव्यय आपके विशेषण की भी विशेषता बता सकता है, अन्य शब्द की भी विशेषता बता सकता है। इसलिए क्रिया विशेषण और अव्यय अलग अलग चीजें हैं। हो गया? आगे बढ़े, बोलो अगला कोई। नहीं, अव्यय विशेषण की भी विशेषता बता सकता है, क्रिया विशेषण की। जैसे मैं एक वाक्य देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं, मैं यहां नोट नहीं करूंगा, या नोट करके बताऊं। चलिए, रानी रूपवती है। रानी रूपवती है, या लिख लें सुंदर है, या गोरी है। ये तीन शब्द मैंने दिया। ये क्या है? ये तीनों शब्द रानी के लिए प्रयोग हुए। ये विशेषण है। इसके साथ में मैं रानी के बाद बहुत शब्द का प्रयोग कर देता हूं, बहुत या बेहद। अव्यय। प्रविशेषण या अव्यय दोनों एक ही चीज है। अभी क्या है? ये दोनों किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, पहली बात। तो विशेषण की विशेषता बता सकते हैं, और ये पीछे मैंने बताया ये क्रिया है, चलना, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण तेज, उसकी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब अव्यय दोनों की विशेषता बता सकता है, क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों की। ठीक है, कोई डाउट? आज शाम को मैं फिर से राजेश को बोलूंगा कि अव्यय का जो आज शाम की जो क्विज क्लास होगी आपकी, क्विज क्लास नहीं, 10वें रात वाली जो क्विज है, उसमें आपको अव्यय वाला प्रश्न फिर से भेज देंगे, और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। जिसके समझ में नहीं आएगा तो इकट्ठा करके रखेगा, फिर कल हम चर्चा करेंगे।
इसके बाद कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे वाक्य उपवाक्य पर। आज एक ग्लिम्स मैंने आपको दिया उपवाक्य पर, कुछ लोग लेट से जुड़े हैं, शायद ना देख पाए हों, तो ये वाला था ना, मैंने आपको बताया था आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य बताया था। तो कल की चर्चा पूरी की पूरी हमारी होगी, यह उपवाक्य के ऊपर होगी। इसमें 3 तरह के जो उपवाक्य हैं, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य, 3 तरह के उपवाक्य हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे और उनकी पहचान पर बात करेंगे। कल भी ऑनलाइन होगी क्या सर? नहीं, कल ऑफलाइन होगी, यथावत चलेगा। आज चूंकि असुविधा थी इसलिए हमने ऑनलाइन किया था, कल की क्लास यथावत रहेगी। और किसी का कुछ प्रश्न हो, कुछ गिले शिकवे हो तो बताएं। सुबह नहीं होगी सर? कल सुबह 7:30 बजे जो चलती है। तो सर कल तो संडे है ना सर? हाँ, तो संडे की छुट्टी रहती है। हाँ बोलिए। संडे को तो 9 बजे कर ही सकते ना सर? कर सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे। एक प्रश्न था आपने। हाँ बोलिए, बोल लीजिए, प्रश्न बोलिए। हाँ सर ये YouTube पे जो क्लासेस है सर, उसके वो मेंबरशिप्स वगैरह मांगते हैं। देखिए, YouTube के जो क्लासेज हैं, आप अगर हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वो क्लासेज नहीं है, क्योंकि वो तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं।